नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म द टीचर्स PYQ पे। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम रिव्यू ऑफिसर समीक्षा अधिकारी की क्लासेस कर रहे हैं यहाँ पर, और इस क्रम में हमने काफ़ी वीडियोस पढ़ लिए हैं। हमने भारत के संवैधानिक विकास से शुरू करते हुए भारत की संविधान सभा और उसके बाद तमाम चीज़ों से होते हुए आज हम भारत के संविधान के पहले भाग 1 पर आज का हम लंगर डालेंगे। यानी हमारा जो पहला चैप्टर हो, आज का जो चैप्टर होगा वो होगा भारतीय संविधान का भाग 1, जिसका क्या नाम है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या नाम है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये हमारे चैप्टर 1 मतलब आज संविधान के भाग 1 का नाम होगा दोस्तों। चलिए आइए शुरू करते हैं भारत के इस संविधान में चैप्टर नंबर 1। चलिए संघ और यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। संघ और इसका राज्य क्षेत्र, संघ और इसका क्षेत्र, ये हमें पढ़ना है। हमारे आज का चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। भारतीय संविधान का भाग 1। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 1 में कौन से नंबर से कहां तक अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक वर्णन है। और भाग 1 का नाम क्या है? संघ और इसका क्षेत्र। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के वर्तमान में कुल 25 भाग हैं। मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। एकमात्र ऐसा भाग जो आज भारत के संविधान से समाप्त कर दिया गया वो था भारतीय संविधान का भाग 7, जिसे हटा दिया गया था बाद में एक संविधान संशोधन के माध्यम से। एक भाग हट गया। इसके अलावा 4 भाग बढ़े हैं। एक भाग बढ़ा था भारतीय संविधान का भाग 4 क, जो किससे संबंध रखता है? मौलिक कर्तव्य से संबंध रखता है। भाग 9 क बढ़ा, 9 ख बढ़ा। इसके अलावा भारतीय संविधान में एक भाग 14 क बढ़ा, 14 क। तो तमाम भाग बढ़े हैं। और वर्तमान में आज की क्लास में हम जिस भाग को पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक, जिसमें क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं इस भाग में। आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 क्या है सर? अनुच्छेद 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र में है इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। ये भारतीय संविधान का क्या है? ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का क्या होगा? एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या होगा? भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ होगा। इसे ही यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है। क्या है? अनुच्छेद 1। किसमें हम पढ़ते हैं? भाग 1 में पढ़ते हैं। अब इसके मतलब क्या है? ये अनुच्छेद हमसे 2 बातें करता है। सबसे पहली बात, ये अनुच्छेद हमसे क्या कर रहा है? आइए पहली बात को समझते हैं कि पहली बात अनुच्छेद हमसे क्या कह रहा है। सबसे पहले अनुच्छेद हमसे कह रहा है कि भारतीय संघ के 2 नाम हैं। नेमिंग सिस्टम यानी नाम की प्रणाली के विषय में बता रहा है। 2 नाम है। पहला नाम है इंडिया और दूसरा नाम है भारत। भारत के संविधान सभा में बहुत से ऐसे लोग थे जो भारत का नाम भारत रखना चाहते थे, और बहुत से लोग थे जिनकी सहमति इंडिया के नाम के विषय में थी। तो दोनों के बीच में एक मध्य का रास्ता निकाला गया। चलिए दोनों को हम भारत का नाम बना देते हैं। तो ऑफिशियली भारत का नाम क्या होगा? इंडिया और भारत।
इंडिया और भारत। दोस्तों अगर आज देश के नाम की बात की जाए तो इसे आप हिंदुस्तान भी कहते हैं। प्राचीन आपको आर्यवेद भी मिलेगा, सॉरी आर्यावर्त भी मिलेगा, कहीं आपको जम्बू द्वीप पढ़ने को मिलेगा। तो इन तमाम नामों के बीच भारत के संविधान ने जिन दो नामों को प्राथमिकता दी है वो क्या है? इंडिया और भारत। कहा गया इंडिया जो कि भारत है, क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। तो पहली परिस्थिति ये बताती है कि संघ का नाम क्या होगा, भारत का नाम के विषय में बताती है, देश के नाम के विषय में बताती है। और दूसरी चीज इस आर्टिकल के माध्यम से हम जानते हैं वो ये है राज्यों का संघ। संघ की पद्धति कैसे होगी भारत की? राज्यों के संघ के रूप में होगी। ये क्या है? भारत किस प्रकार की व्यवस्था वाला राज्य है? संघात्मक। संघात्मक। लेकिन भारत संघात्मक प्रवृत्ति वाला राज्य है, लेकिन भारत के संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। दोस्तों किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? फेडरेशन। आमतौर पर इसका मतलब क्या होता है? संघ, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम क्या है? फेडरेशन। भारत के संविधान में कहीं भी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स का प्रयोग किया गया है। तो ये पूछा गया कि आखिर क्या कारण है कि भारत के संविधान में इस फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, क्यों यूनियन ऑफ स्टेट्स का प्रयोग किया गया है? तो इसका जवाब देते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, यानी संविधान में जो भी संविधान सभा में जो डिबेट चल रही थी उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दो बात कही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। वो प्रारूप समिति जिसमें इनको लेकर कुल 7 सदस्य थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर भारत की संविधान सभा में कहते हैं कि संविधान के लिए हमने संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स नाम का प्रयोग किया है। सबसे पहला कारण तो यह है कि फेडरेशन जो फोइडस से बना है, या फेडरेशन का मतलब ये होता है कि जब विभिन्न राज्य मिलकर आपस में एक संधि और समझौता करते हैं, अपनी संप्रभुता का त्याग करते हैं और जिस नए संघ का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फेडरेशन कहते हैं। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ के दिनों में क्या हुआ था कि जितने भी राज्य थे उस समय 13 राज्य, आजादी के समय ये 13 राज्य वार्ता की मेज पर बैठे, इन्होंने अपनी संप्रभुता का त्याग किया और जिस नए संघ की स्थापना की उसी संघ का क्या नाम था? उस संघ का नाम था यूएसए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भारत का संघ राज्यों के बीच ऐसे किसी भी प्रकार के समझौते का परिणाम नहीं है, तो फिर वैसे ही हम करें, ये क्यों जरूरी है? यानी जिस प्रकार का समझौता यूएस में हुआ था ऐसा तो हमारे यहाँ कुछ हुआ नहीं। 562 या उससे भी अधिक देशी रियासतें थी। डॉक्टर भीमराव सरदार वल्लभ भाई पटेल, मेनन साहब और भी बहुत सारे लोग थे जिनके भगीरथ प्रयास से भारत के संघ को एक रूप दिया गया और आज का भारत अस्तित्व में आया। तो फिर क्यों जरूरी है हमें इस चीज का प्रयोग करना? और दूसरा तर्क ये दिया कि अमेरिका में संघ का क्या होता है? अमेरिका में केंद्र और राज्य, याद रखिएगा इसको, दोनों के बीच में शक्ति बैलेंस है। आमतौर पर केंद्र भी शक्तिशाली है, लेकिन आमतौर पर अमेरिका के लिए एक बात कही जाती है कि अमेरिका अविनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है। यानी वहां पर राज्यों की स्थिति भी बनी रह सकती है, यानी केंद्र चाहे तो राज्यों को समाप्त नहीं कर सकता ऐसे मनमाने तरीके से। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि संसद चाहे तो किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, पुराने राज्य को समाप्त कर सकती है, 2 या 2 से नए राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ये सारे संसद के क्या हैं? अधिकार हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। तो डिबेट ये है कि दूसरी बात में भीमराव अंबेडकर ये कहते हैं कि भारत एक नवोदित राष्ट्र था और ये बहुत जरूरी है कि इसके लिए हमें एक शक्तिशाली केंद्र चाहिए था। कैसा केंद्र चाहिए था? एक शक्तिशाली केंद्र चाहिए था। हमें एक ऐसा केंद्र चाहिए था जिसमें केंद्र का पलड़ा क्या हो? केंद्र का पलड़ा भारी हो। किसकी अपेक्षा? राज्य की अपेक्षा। तभी हम नवोदित भारत के राष्ट्र को बनाकर रख सकेंगे, वरना राज्यों को अगर बहुत ज्यादा अधिकार मिल जाता तो राज्य टुकड़ों में टूट जाते। यही कारण है कि भारत के संविधान में जिस शब्द का प्रयोग किया गया उस शब्द का नाम क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये जवाब दिया था संविधान सभा की ओर से भीमराव अंबेडकर ने। किसने दिया था? भीमराव अंबेडकर ने। तो ये है भारत के संविधान का आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत
शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा। चलिए आइए सबसे पहले हम पार्ट 1 जिसकी बात हमने यहाँ पर की थी कि पार्ट 1 का क्या नाम है, भाग 1। भाग 1 में हमने देखा था, इसका नाम क्या था, संघ और इसका राज्य क्षेत्र। ये भारतीय संविधान का पार्ट 1 है, भाग 1 है। कुल 25 भागों में से वर्तमान और मूल संविधान में जो 22 भाग थे उनमें से भाग 1, इसी भाग 1 में हमें जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ना है उसी का ये अनुच्छेद 1 था। उसी का क्या था, ये अनुच्छेद 1 था, संघ और इसका राज्य क्षेत्र। अब देखिए संघ और इसके राज्य क्षेत्र में आता क्या है, चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं कि संघ और इसके राज्य क्षेत्र में आता क्या है। संघ और इसका राज्य क्षेत्र, दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा कि इस टर्मिनोलॉजी में हमें इसे क्या समझना है। इसमें 3 चीजें आएंगी, भारत के राज्य, दूसरा संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, और तीसरा आएगा अर्जित किए गए क्षेत्र। वास्तव में राज्य क्षेत्र की जो परिकल्पना है, इसका क्षेत्र ये संघ से बड़ा है, इसमें केवल राज्य आएंगे, जबकि यहां पर राज्य, संघ शासित प्रदेश और अर्जित किए गए क्षेत्र तीनों आते हैं। सिंपल में आप इतना समझिए कि जब भी भारत के विषय में पूछा जाएगा तो आज हम क्या कह सकते हैं, कितने राज्य हैं, हम कहते हैं कि 28 राज्य हैं। संघ शासित प्रदेश 8 संघ शासित प्रदेश, ये 2 चीज तो आप समझते हैं, लेकिन वास्तव में अर्जित किए गए क्षेत्र ये क्या होता है। अर्जित किए गए क्षेत्रों का मतलब होता है कि वो क्षेत्र जिन्हें भारत की सरकार क्या करे, अर्जित करे, जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन भारत का हिस्सा हो सकते हैं, भारत का हिस्सा बनाए जा सकते हैं, ये भी इसके अंतर्गत आता है। अभी बनाए जा सकते हैं या निकट भविष्य में बनाए जा सकते हैं। तो इसको हमें भारत के संविधान के पार्ट 1 में यहां पर हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। याद रखिएगा भारत कैसा राष्ट्र है, एक संप्रभु राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र है, और एक संप्रभु राष्ट्र होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संधि के अंतर्गत भारत चाहे तो किसी क्षेत्र को, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत किसी क्षेत्र को भारत के संघ का हिस्सा बना सकता है। इसी को अर्जित क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल भी है दोस्तों, याद करिए पुडुचेरी, भारत आजाद हुआ लेकिन उस समय पुडुचेरी 1947 में आजाद नहीं हुआ, हमें बाद में ये फ्रांसीसियों के माध्यम से मिला, बाद में यह भारत के संघ का हिस्सा मिला, तो उसी अर्जित किए गए क्षेत्र के अंतर्गत तो आया। गोवा 1961 जब हमने सैन्य अभियान किया और पुर्तगालियों को गोवा से निकाला, तो पुर्तगालियों को गोवा से निकालने के बाद गोवा हमें मिला किस रूप में मिला, गोवा हमें एक संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज के रूप में मिला, यूनियन टेरिटरी के रूप में मिला। और 1987 में जब हमने गोवा को एक पूर्ण राज्य बनाया तो गोवा भारत का 25वां राज्य बना। इसी प्रकार बात करें तो दमन दीव, दादर नागर हवेली, इनको भी अर्जित क्षेत्रों के रूप में हमने बाद में प्राप्त किया है। सिक्किम 1975 में एक 36वां संविधान संशोधन किया 1975 में और सिक्किम को भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा बनाया। तो हम यहाँ पर इसके अंतर्गत संघ और राज्य क्षेत्र में इन चीजों को पढ़ रहे हैं दोस्तों। चलिए आइए इसी क्रम में अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। हमने यहाँ पर अनुच्छेद 1 पढ़ लिया। अनुच्छेद 1 की व्याख्या में हमने ये पढ़ा था कि इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का एक संघ होगा। इसका 2 मतलब है, केंद्र के 2 नाम होंगे और राज्यों का संघ का क्या मतलब होता है आप ये देख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के संविधान में किस नाम का प्रयोग किया गया है तो आप कहेंगे राज्यों का संघ, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स, या राज्यों का यूनियन, इस नाम का प्रयोग किया गया है, इस नाम का प्रयोग किया गया है। आइए अब देखते हैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 2। कौन सा देखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2। अब यह अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 2
यही अनुच्छेद 2 अर्जित किए गए क्षेत्रों के विषय में, यानी संघ में नए राज्यों का प्रवेश। इसमें क्या है, संसद को यह अधिकार है कि संसद विधि द्वारा ऐसे संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर जिन्हें वो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। संसद विधि द्वारा जिन्हें वो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। संसद विधि द्वारा जिन्हें वो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। तो ये इसका आर्टिकल है। आइए आर्टिकल 2 जरा किताब से भी पढ़ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। इस तरीके से यानी भारत का जो क्षेत्र अभी हिस्सा नहीं है उसे भारत की संघ में शामिल करना है तो हमें कौन सा आर्टिकल अपनाना पड़ता है, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 कौन सा आर्टिकल, जैसे मान लीजिए हम सभी जानते हैं कि ये भारत का क्या है, नक्शा है, ये भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा है। मान लीजिए यहाँ पर अंडमान निकोबार है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर कोई क्षेत्र है और भविष्य में इस फला क्षेत्र को भारत अर्जित कर ले, इस फला क्षेत्र को भारत क्या कर ले, अर्जित कर ले, तो अब ये भारत का क्या हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा। तो ये अर्जित किए गए क्षेत्र किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएंगे, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत इस अर्जित किए गए क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। यही आर्टिकल 2 है। इसमें 2 तरीके हैं, एक तो वर्तमान में कोई राज्य बना हो, जैसे मान लीजिए अंडमान निकोबार बना था और उसे भारत के क्षेत्र में शामिल कर लिया, यानी एक राज्य जो पहले से अस्तित्व में हमने उसको भारत के क्षेत्र में सम्मिलित किया। या एक ऐसा हो सकती थी स्थिति कि मान लीजिए कोई फला राज्य ये होता, कोई यहाँ पर राज्य नहीं होता, कोई द्वीप होता, हमने इसको राज्य के रूप में परिवर्तित करके भारत के संघ में प्रवेश कराया। यानी इसमें 2 चीजें हैं, नए राज्य का भारत के संघ में शामिल करना और नए राज्यों के गठन करने की शर्त। किसी नए राज्य का हमने गठन किया और उसके बाद भारत के संघ में शामिल करा दिया। तो ये आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 2 क्या है, भारत के बाहर के किसी राज्य को भारत के संघ का हिस्सा बनाना। यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 में हम जो पढ़ते हैं कि एक राज्य हो गया, राज्य के हिस्सों में एक संघ शासित प्रदेश, उसके बाद एक और हिस्सा क्या बन जाएगा, अर्जित क्षेत्र। तो ये कौन सा आर्टिकल हो गया, अनुच्छेद 2 हो गया। चलिए इसी के साथ साथ हम जो अनुच्छेद पढ़ेंगे अब उसमें क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 3। दोस्तों एक बार जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक ये चीजें आपको आसान नहीं होंगी, तो एक बार समझते चलिए मेरे साथ। अनुच्छेद 3 क्या है, अनुच्छेद 3 क्या है, अनुच्छेद 3 कहता है, अनुच्छेद 3 भारत के संघ द्वारा किसी नए राज्य के प्रवेश या गठन से संबंधित है। नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के, अच्छा ये समझिए अनुच्छेद 2 क्या था, कोई एक ऐसा राज्य जो भारत के संघ का हिस्सा नहीं है और उसे हमने भारत में शामिल किया। लेकिन अनुच्छेद 3 क्या है, ऐसे राज्य जो पहले से अस्तित्व में है, ऐसे राज्य जो पहले से अस्तित्व में है, पहले से अस्तित्व में है, ऐसे राज्य जो पहले से अस्तित्व में हैं। अब मान लीजिए ऐसे राज्य जो पहले से अस्तित्व में हैं उनके सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन। इसमें ऐसे समझिए कि यदि
किसी नए राज्य को हमें बनाना हो, जैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर कोई नया राज्य बनाना हो भारत में, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कभी जुड़े हुए थे 2000 तक, लेकिन सन 2000 में एक एक संशोधन के द्वारा, इसके लिए संविधान संशोधन नहीं होता, उत्तराखंड एक नया राज्य बना दिया गया सन 2000 में। यानी किसी एक राज्य के किसी एक हिस्से को काटकर नया राज्य बनाना, या किसी 2 राज्यों को जोड़कर कोई नया राज्य बनाना, या किन्हीं 2 राज्य के हिस्सों को काटकर जोड़ दिया जाए और नया राज्य बना दिया जाए, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाए, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किए जाए, ये सारे किस चीज के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अंतर क्या है कि जहां अनुच्छेद 2 केवल ऐसे राज्यों के विषय में बात करता है जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं थे, शामिल किए जाने हैं, वहीं अनुच्छेद 3 ऐसे राज्यों की बात करता है, यानी भारत की आंतरिक स्थिति, जैसे मान लीजिए कोई राज्य यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, कोई राज्य यहाँ पर उत्तर प्रदेश है और कोई राज्य यहाँ पर बिहार है, दोनों अलग अलग राज्य हैं, लेकिन अगर दोनों राज्य को जोड़कर एक नया राज्य संयुक्त रूप से बना दिया जाए तो इसी को हम किसके अंतर्गत लेंगे? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत लेंगे। या यहाँ से मान लीजिए उत्तर प्रदेश को काटकर एक नया राज्य पूर्वांचल बना दिया जाए, या यहाँ से बुंदेलखंड बना दिया जाए, तो इस चीज को हम कैसे लेंगे? यहाँ पर मिथिला प्रदेश बना दिया जाए, तो इस चीज को हम किसके अंतर्गत लेंगे? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत लेंगे। अब एक चीज और स्पष्ट कर लीजिए दोस्तों, क्या चीज स्पष्ट करनी है कि भारत के विषय में अब एक बात कही जाएगी। क्या कही जाएगी? देखिए ध्यान से, भारत विनाशकारी राज्यों का, या इसी को विभक्त भी लिख सकते हैं, विनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी, भारत विनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है। भारत विनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है। इसका मतलब भारत में जो राज्य हैं उनके अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं है। जैसे कभी भी चाहे केंद्र तो किसी राज्य को समाप्त कर सकता है, नए राज्य का निर्माण कर सकता है। अनुच्छेद 3 में हम देख सकते हैं, देख लिया हमने, यानी राज्यों की स्थिति की कोई गारंटी नहीं है। यानी भारत विनाशकारी राज्यों का संघ कैसा है? अविनाशकारी संघ है। यानी जो यूनियन ऑफ इंडिया है, यूनियन ऑफ इंडिया भारत का जो संघ है वो अविनाशकारी है। ऐसा नहीं है कि भारत के संघ को आप विनाश कर देंगे, समाप्त कर देंगे। भारत का संघ सदैव बना रहेगा। यानी भारत अविनाशकारी, यानी अविभक्त, भारत विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ है। याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट आएगा। लेकिन यहीं पर जब हम अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अमेरिका के विषय में हम क्या पढ़ते हैं? अमेरिका अविभक्त राज्यों का, अविभक्त राज्यों का अविभक्त संघ है। यानी दोनों मामलों में क्या है? अमेरिका न राज्य की समाप्ति की जा सकती है, ना ही संघ की। जब अमेरिका में गृह युद्ध हो रहे थे 1961 से 1965 के दौरान, तो अब्राहम लिंकन का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। यह गृह युद्ध क्यों हुआ था? यह गृह युद्ध इसलिए हुआ था कि दासों को मुक्त करने के नाम पर दक्षिण के जो राज्य थे वो आमतौर पर वहां पर दक्षिण के राज्य बागवानी किया करते थे या कृषि कार्य किया करते थे। इसके लिए उन्हें कृषि दासों की आवश्यकता थी। जो काले लोग हैं, जिन्हें वो निग्रो कहते हैं, उन लोगों को दास बनाया करते थे। इसके अलावा जो उत्तर के लोग थे, यहाँ उद्योग धंधे ज्यादा थे, तो इन लोगों को अपने यहाँ काम करने के लिए स्वतंत्र श्रमिकों की आवश्यकता थी। तो जब दास प्रथा को प्रतिबंधित किया जाने लगा अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में, तो दक्षिण के राज्यों ने इसे अपने स्वतंत्रता, अपने अधिकारों का हनन बताया और कहा कि दास प्रथा हमारे लिए जरूरी है। लेकिन चूंकि जरूरी था कि समय की मांग को समझकर दास प्रथा को समाप्त किया जाए, ये मैं पृष्ठभूमि क्यों बना रहा हूं अभी समझ में आएगा। तब दोनों में युद्ध छिड़ गया, दोनों राज्यों में, उत्तर के राज्यों में, दक्षिण के राज्यों में गृह युद्ध हो गए। तो ये जो गृह युद्ध हुआ था, इस गृह युद्ध के समय अब्राहम लिंकन ये स्टेटमेंट देते हैं कि अगर हम सारे दासों को मुक्त करके हमें संघ को बचाना पड़े तब भी हम संघ को बचाएंगे, यदि हमें किसी एक दास को मुक्त करके संघ को बचाना पड़े तब भी हम संघ को बचाएंगे, या हमें बिना किसी एक दास को मुक्त किए हुए संघ को बचाना पड़े तब भी हम संघ को बचाएंगे। यानी हमारी प्राथमिकता क्या है? संघ को बचाना। इसके बाद से यह स्पष्ट होने लगा कि अमेरिका में कोई राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। यानी ये अमेरिका में 1961 से 65 का युद्ध आंतरिक संघर्ष था।
कहा गया कि यह विद्रोह मात्र है और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा संघ को भी अधिकार नहीं है कि अपने मन से बिना उस राज्य के चाहे उस राज्य के टुकड़े कर दे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। लेकिन अब आते हैं भारत के संबंध में। भारत में हमने देखा कि भारत विनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है। तो राज्यों का विनाश होता कैसे है, क्या परिस्थिति होगी? देखिए, बिना राष्ट्रपति के सहमति के ऐसा कोई विधेयक, नए राज्य के निर्माण का कोई विधेयक संसद में नहीं लाया जा सकता। विधेयक संसद में नहीं लाया जा सकता। संसद को अधिकार है कि किसी नए राज्य को बनाए, नए राज्य को समाप्त करे, लेकिन बिना राष्ट्रपति के सहमति के, बिना सहमति के, यानी ऐसा कोई विधेयक संसद में लाने से पहले क्या करना होगा? राष्ट्रपति की सहमति लेनी आवश्यक होगी, तब आप किसी नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ये तो पहला पड़ाव है। लेकिन इसमें होता क्या है, जब ऐसा करना होता है, राष्ट्रपति जिस राज्य के विधानसभा की स्थिति में परिवर्तन करना होता है, सबसे पहले उस राज्य की विधानसभा से पूछते हैं। जैसे मान लीजिए, सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, अभी वेस्ट बंगाल नाम का एक स्टेट है जिसे हम पश्चिम बंगाल कहते हैं। अब ये लोग वेस्ट बंगाल नाम हटाना चाहते हैं, डब्ल्यू। उनका तर्क है कि ये तब था जब पूर्वी बंगाल एक अलग बंगाल था, अब तो बांग्लादेश है, तो वेस्ट बंगाल लिखने का क्या मतलब है, हमें बंगाल कर दो या समथिंग जो भी कर दो। तो अगर ये परिवर्तन करना हो तो राष्ट्रपति पहले पश्चिम बंगाल की विधानसभा से ये प्रस्ताव रखेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या ऐसा किया जाना चाहिए। और एक चीज और याद रखिए, इसमें राज्य का मत उतना आवश्यक नहीं है। एक निश्चित सीमा समय में आप पूछा जाएगा आपसे, अगर आपने मान लिया तो ठीक है, आप नहीं माने तभी आपके मत का कोई मूल्य नहीं है। वो बस एक प्रोसीजर है कि राष्ट्रपति पहले राज्य की विधानसभा से पूछता है। अगर दो विधायिका हैं, विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद दोनों, तो उन दोनों से पूछेगा। जब पूछ लेगा राष्ट्रपति इस विधानसभा से, तो पूछने के बाद तब राष्ट्रपति की जब सहमति मिल जाएगी, तब संसद के दोनों सदनों में बारी बारी ये विधेयक क्या होगा, दोनों सदनों में बारी बारी रखा जाएगा और बारी बारी एक एक सदन से पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास फिर वो क्या बन जाता है, वो विधेयक हस्ताक्षर के बाद क्या बन जाता है, वो कानून बन जाता है। ठीक है, तो चलिए अब एक टर्म देखते हैं। हमने देख लिया कि भारत विनाशकारी राज्यों का क्या है, अविनाशकारी संघ है। एक चीज और समझ लीजिए दोस्तों, इसमें एक चीज और समझ लीजिए, जब भी किसी नए राज्य का निर्माण किया जाएगा, जब भी किसी नए राज्य का निर्माण किया जाएगा, जब भी किसी नए राज्य का निर्माण किया जाएगा, या अनुच्छेद 3 के तहत या अनुच्छेद 2 के तहत भारत में किसी राज्य का प्रवेश किया जाएगा, अनुच्छेद 2 के तहत भारत में किसी नए राज्य का प्रवेश किया जाएगा, संघ के बाहर का कोई स्टेट है उसे भारत में प्रवेश कराना हो, या अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के नाम, सीमा परिवर्तन, नया राज्य बनाना, ये सारी चीजें करनी हो, तो ये दोनों चीजें संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आती। संविधान संशोधन 368 कितने में है? संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में? 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। यानी इन चीजों को अनुच्छेद 2 या 3 के अंतर्गत संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संविधान संशोधन में 2 प्रकार के संशोधनों की प्रक्रिया है, एक विशेष प्रक्रिया से संशोधन तथा दूसरा विशेष प्रक्रिया प्लस आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी द्वारा संशोधन। लेकिन यहां पर जो संशोधन होगा अनुच्छेद 2 और 3 के लिए, वो होगा साधारण प्रक्रिया से संशोधन। किस प्रक्रिया से? साधारण प्रक्रिया से संशोधन। साधारण प्रक्रिया से संशोधन, साधारण प्रक्रिया से दोस्तों क्या होगा? संशोधन होगा, और इसको रखा जाता है, इसका वर्णन है अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 4 के अंतर्गत। तो ये सारी चीजें समझ गए। अनुच्छेद 2 समझ गए आप, इसमें कैसे संघ में नए राज्यों का प्रवेश जो संघ के बाहर के हिस्से थे। अनुच्छेद 3 में हमने क्या समझा? अनुच्छेद 3 में हमने देखा कि भारत के अंदर के ही किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन, नया राज्य बनाना, समाप्त करना, ये तमाम चीजें। और इन दोनों प्रक्रियाओं के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। किस चीज की आवश्यकता है? अनुच्छेद 4 में वर्णित है कि साधारण प्रक्रिया से संसद संशोधन कर सकती है। कौन? संसद। सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानसभा से पूछेंगे और सहमति मिलने के बाद उसे संसद के दोनों सदनों में बारी बारी रखकर पारित करा लिया जाएगा, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा। तो ये समझ गए आप? तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। एक टर्म और है दोस्तों,
ये पूछा गया कि क्या भारत किसी राज्य को, अपने राज्य के किसी हिस्से को किसी विदेशी राज्य को दे सकता है। जैसे हमने पढ़ा अर्जित किए गए क्षेत्र, किसी क्षेत्र को अर्जित करके हम भारत के संघ का हिस्सा बनाते हैं अनुच्छेद 2 के तहत। लेकिन मान लीजिए भारत की ये टेरिटरी है और उसके अंदर का कोई ये क्षेत्र है, यहाँ पर कोई क्षेत्र है, क्या हम इसे किसी अन्य देश को सौंप सकते हैं कि ले जाओ अब ये तुम्हारा हो गया? ऐसा ही एक मामला आया था, बेरूबारी यूनियन मामला, बेरूबारी मामला 1960 का। क्या था ये बेरूबारी मामला 1960 का? तत्कालीन वेस्ट बंगाल, भारत के वेस्ट बंगाल का एक स्थान था जिसे नेहरू सरकार ने, तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू सरकार ने सौंपने का निर्णय ले लिया। किसे? बेरूबारी को दे दिया पूर्वी पाकिस्तान को। किसे दे दिया? पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया, ऐसा निर्णय लिया। तब ये बात राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की बात हुई और अंत में पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय से कि क्या भारत की संसद चाहे तो किसी एक हिस्से को दूसरे देश को सौंप सकती है, ऐसे हिस्से को सौंप सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया कि जिस अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आप अनुच्छेद 2 और 3 के माध्यम से ऐसे संशोधन करते हैं, अनुच्छेद 2 के माध्यम से ये करने की अनुमति नहीं है। इसके लिए अगर आपको भारत के किसी क्षेत्र को किसी अन्य राज्य को सौंपना है, किसी अन्य देश को सौंपना है, तब इसके लिए आपको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अगर आप बेरूबारी को सौंपना चाहते हैं तो ऐसी आसान प्रक्रिया के द्वारा नहीं है कि आप अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संशोधन करके बेरूबारी को दे दिए। अगर आप किसी भारत के संघ के किसी क्षेत्र को देना चाहते हैं तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखिए पढ़ देता हूं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है कि किसी भारत के क्षेत्र को आप अन्य देश को सौंप दे रहे हैं। यह कार्य अनुच्छेद 368 में संशोधन करके ही किया जा सकता है और 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को संशोधित कर दिया गया। क्या किया गया? 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 9वां संविधान संशोधन 1960 किया गया। तब जाकर भारत की इस बेरूबारी क्षेत्र को उस समय सौंपा गया था। तमाम चीजें ये क्लियर हो गई। चलिए अब हम बढ़ते हैं एक नए टॉपिक पर, संघ के एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। नया टॉपिक क्या है? अब देखिए, आजादी के बाद भारत, एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए, भारत है ये। भारत में राज्यों की 4 श्रेणियां थी, राज्यों की 4 श्रेणियां थी। अब आपका यहाँ पर भाग 1 कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक हिस्ट्री बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि राज्य पुनर्गठन आयोग हम समझेंगे। भारत की आजादी के बाद राज्यों की 4 श्रेणियां थी। क प्रकार के राज्य, ख प्रकार के राज्य, ग एक प्रकार का राज्य, एक घ प्रकार का राज्य। घ प्रकार के राज्य में आमतौर पर केंद्र संघ शासित प्रदेश हुआ करते थे। 4 श्रेणियां थी। कितनी श्रेणियां थी? 4 श्रेणियां थी। इसमें आमतौर पर अंडमान निकोबार होता था। 4 श्रेणियां थी। इसको यहां छोड़ते हैं, ये काम लगेगा आगे। यहां से आगे समझते हैं, इस पे हम लौटेंगे पेज नंबर 12 पे, ये चीज थी क्या। देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो एक बहुत ही बड़े पैमाने पर एक आंदोलन हुआ और इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा ये था कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाना चाहिए या नहीं। भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाना चाहिए या नहीं। हमने देखा कि भारत एक विविध सांस्कृतिक, अनेक संस्कृतियों वाला देश है। कहीं हिंदी भाषी हैं, कहीं तमिल भाषी, कहीं तेलुगु भाषी, कहीं कन्नड़, कहीं मलयालम, कहीं उड़िया, कहीं संस्कृत, कहीं भोजपुरी, कहीं मैथिली, मलयालम। जिस हिस्से में जाइए, डोगरी, संथाली, बोडो, एक अलग भाषा मिलती है। तो भाषा के आधार पर आंदोलन शुरू हो गया कि क्या भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का निर्माण होना चाहिए। क्या भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस ने अपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने एक अधिवेशन से, मंच से कह दिया था कि जिस समय हमें आजादी मिलेगी हम भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करेंगे। कांग्रेस ने अपने एक मंच से ऐसा बोल दिया था कि हाँ, हम भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करेंगे। तो अब बड़े पैमाने पर विरोध होने लगा और इस विरोध को रोकने के लिए 1948, कब दोस्तों? देखिए,
जून 1948 में एक समिति बनाई गई। कौन सी समिति? इसका नाम था एस.के. धर समिति। एस.के. धर की अध्यक्षता में एस.के. धर समिति बनाई गई। एस.के. धर साहब की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। कब रिपोर्ट सौंपी धर समिति ने अपनी रिपोर्ट? दिसंबर, यानी 6 महीने की मेहनत के बाद दिसंबर 1948 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। धर समिति की रिपोर्ट में कहा क्या गया? धर समिति की रिपोर्ट कहती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि किसके आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना कौन सा मुद्दा है? जब उन्होंने ये कहा तो विरोध होने लगे। ऐसा नहीं था कि विरोध थम गया। तब 3 और लोग आए पटल पर, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम था JVP। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, नोट करिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए, पूरा लिख नहीं पाऊंगा। जवाहरलाल नेहरू। V फॉर वल्लभ भाई पटेल और P फॉर पट्टाभी रमैया, वही सीतारमैया जिनकी कभी हार पर कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस की हार पर, सुभाष चंद्र बोस द्वारा हराए जाने पर कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी ने उससे पहले कहा था कि सीतारमैया की हार मेरी हार होगी, फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था। वही पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई। कब बनाई गई? दिसंबर 1948 में। कहा भाई चलो अब इससे पूछो क्या भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए? इन्होंने कहा नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। इनकी रिपोर्ट कब आई थी? इनकी रिपोर्ट आ गई 1949 में। 1948 में ये समिति आई, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की, और 1949 की अपनी रिपोर्ट में इन्होंने भी कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, इन्होंने भी कह दिया। लेकिन अब स्थिति थोड़ा बिगड़ गई, बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी स्थिति, बिगड़ने लगी। सबसे ज्यादा स्थिति कब बिगड़ी? जब दक्षिण भारत चलेंगे। एक प्रांत था मद्रास प्रांत में आंदोलन की बयार कुछ ज्यादा ही बह रही थी। यहां पर तेलुगु भाषी लोगों का विद्रोह चल रहा था। तेलुगु भाषी लोगों का विद्रोह चल रहा था। किसको लेकर? अलग से भाषाई राज्य को लेकर। 1953 की ही बात है, 1953 की ही बात है। विद्रोह के दौरान एक नेता थे, कांग्रेसी नेता, गांधीवादी नेता पोट्टू श्रीरामुलु। इनकी क्या हो गई? 56 दिनों के अनशन के बाद गांधीवादी नेता थे, बहुत ही बड़ा अनशन किया इन्होंने। अनशन के बाद मृत्यु हो गई। 56 दिनों के अनशन के बाद मृत्यु हुई। अब डेमोक्रेसी में क्या है, भले ही आप अंततः जनता की आवाज को एक बार आपको सुनना ही पड़ता है और कोई राष्ट्रव्यापी विद्रोह न हो जाए इसको लेकर, इसलिए आनंद फानंद में मद्रास से एक अलग से तेलुगु भाषी राज्य बनाया गया। 1953 में एक अलग से तेलुगु भाषी राज्य बनाया गया। एक अलग से तेलुगु भाषी राज्य बनाया गया, जिसका क्या नाम रखा गया? आंध्र प्रदेश। तत्कालीन समय में उसका आंध्र प्रदेश नाम पड़ा। यानी अगर आपसे पूछा जाए भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो आप क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश। अब एक जगह आपने भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने का बंटवारा मान लिया है, अब आप गुजरातियों को कैसे चुप कराएंगे? अब आप मराठियों को कैसे चुप कराएंगे? अब आप पंजाबियों को कैसे चुप कराएंगे? अब निश्चित तौर पर भारत के हर हिस्से में विद्रोह होगा। अब बड़ी ही विडंबना है, एक नया राज्य जिसमें सबसे बड़ी चुनौती है राष्ट्रीय एकता बनाए रखना, जिसमें इतनी सबसे बड़ी चुनौती है अनेक भाषा, अनेक धर्म, अनेक क्षेत्र, अनेक संप्रदाय,
तथा अनेकों में अनेकता होने के बाद देश को एक बनाकर रखने की अब आप क्या करेंगे उपाय हुई। और एक इसके आगे पेज लेते हैं, स्लाइड इसके आगे समझेंगे। एक नई समिति बनाई गई जिसका नाम क्या था, इसका नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, इनकी स्थापना भी दोस्तों देख लेते हैं थोड़ा, 1953 में ही हुई थी। इनकी स्थापना फजल अली आयोग, फजल अली आयोग की स्थापना, हाँ ठीक है, दिसंबर 1953 में जिस आयोग की स्थापना हुई, ये न्यायमूर्ति थे, इन्हें न्यायमूर्ति फजल अली आयोग कहते हैं। 3 सदस्यीय समिति बनाई गई, 3 सदस्यीय। कितने सदस्य थे? 3। अगर आप सबका नाम लिखना चाहते हैं तो हृदय नाथ कुंजरू, हृदय HN कुंजरू भी कहते हैं हम इन्हें, हृदय नाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर और न्यायमूर्ति फजल अली। ये कुल 3 सदस्य थे। अब यहां पर तीसरा सदस्य मत खोजने लग जाइएगा, क्योंकि पहले तो ये स्वयं है, दूसरे और तीसरे, रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। चलिए, तो न्यायमूर्ति फजल अली आयोग, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर के नेतृत्व में एक समिति बनी और इस समिति ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। 1955 में रिपोर्ट दी। इस समिति ने कहा कि चलो ज्यादा बवाल मत मचाओ, अब भाषा के आधार पर राज्य बना लो। भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण को क्या दे दिया? भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण को मंजूरी दे दी। लेकिन कहा कि सिर्फ भाषा एक आधार नहीं होनी चाहिए। चलो भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण को मंजूरी लो, लेकिन कहो कि सिर्फ भाषा के आधार पर। उन्होंने कहा कि एक भाषा एक राज्य, एक भाषा एक राज्य, ये सिद्धांत नहीं चलेगा। दिस विल बी नॉट एप्लीकेबल। एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत नहीं चलेगा। अदरवाइज भारत का जो गणतंत्र जो अभी अटखेलिया ले रहा है, जो अभी चलना सीख ही रहा है, बनने से पहले ही बिखर जाएगा। कि केवल भाषा के आधार पर राज्य बना देना चाह रहे हो, दे दनादन, ऐसा नहीं होगा। एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत नहीं चलेगा। उन्होंने 4 चीजें बताई जो भारत के राज्यों के निर्माण के लिए अब जरूरी है। 4 चीजें क्या बताई उन्होंने? सबसे पहली चीज बताई प्रशासनिक दक्षता। प्रशासनिक दक्षता होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ईज। ये नहीं कि प्रशासन में कमी आने लगे, प्रशासनिक दक्षता पहली एक चीज होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि नए राज्यों के निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम वित्तीय स्थिरता देखें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हम अर्थव्यवस्था के पहलू को ध्यान में रखकर देखें। ऐसा नहीं कि कंपनी इधर रह गई, उद्योग इधर रह गए और कोयला इधर रह गया। अब दोनों आपस में एक चीज अलग लेकर पड़े हैं कि तुम अपना कोयला दो, मैं अपना उद्योग दूं। यानी आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ऐसा विभाजन किया जाएगा। नए राज्यों का निर्माण इसको भी ध्यान में रख के किया जाएगा। केवल भाषा आधार नहीं होगी, नए राज्यों का निर्माण इसको भी आधार में रखकर किया जाएगा कि उद्योग धंधों पर प्रभाव न पड़े, मतलब अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव न पड़े, प्रशासनिक दक्षता बनी रहे। इसके अलावा बात की गई, ये बहुत ही जरूरी है कि देश की सुरक्षा और एकता पर कोई असर न पड़े। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि हाँ, भाषा भी एक माध्यम हो सकती है। यही कौन समिति थी? न्यायमूर्ति फजल अली आयोग की समिति थी जिसने ये बात कही, जिसकी रिपोर्ट 1955 में आई। और दोस्तों, कमोबेश थोड़े मोड़े परिवर्तन के साथ न्यायमूर्ति फजल अली आयोग की रिपोर्ट को मान लिया गया और 1956 में संसद ने जो अधिनियम बनाया उसे हम क्या कहते हैं? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 किसकी संस्तुति पर बना? न्यायमूर्ति फजल अली आयोग। इतना क्लियर हो गया होगा आपको? बिल्कुल, न्यायमूर्ति फजल अली आयोग की संस्तुति पर
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये चीज हुई। अब देखिए हुआ क्या, मैंने आपको एक जगह ले जाकर रोका था। कहां रोका था? मैंने आपसे कहा था कि राज्यों की 4 श्रेणियां थी। शुरुआत में भारत में 16 राज्य थे, 16 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेश। शुरुआत में क्या थे? इन चारों सेक्शंस में मिलाकर 16 राज्य और 16 राज्य और सॉरी, यहां पर थोड़ा सा मैंने ये गलत बता दिया, आई एम सॉरी, थोड़ा सा इसे करेक्शन कर लेते हैं, सॉरी। यहां पर फिर से उस पेज पर चलते हैं। न्यायमूर्ति फजल अली आयोग की रिपोर्ट में अपनी कहा था, न्यायमूर्ति फजल अली ने अपनी रिपोर्ट में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बाद में बना, 1955 की रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि 16 राज्य बनाओ। कितने राज्य बनाओ? 16 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेश बनाओ। ये याद रखिएगा कि कितनी की संस्तुति थी, 16 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेश। जब निर्माण होना शुरू हुआ तो 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे। क और ख को मिलाकर एक श्रेणी कर दी गई, ग को समाप्त कर दिया गया। अब कौन सी श्रेणी बनी? इन दोनों की श्रेणियों को मिलाकर राज्य कहा गया, और इस श्रेणी को क्या कहा गया? संघ शासित प्रदेश। क्या कहा गया? और चूंकि फजल अली आयोग ने कहा था कि 16 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाओ, लेकिन केंद्र ने थोड़े मोड़े परिवर्तनों के साथ 14 राज्यों का निर्माण किया, याद रखिएगा, लिख लीजिए, और 3 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण किया। ऑल क्लियर? चलिए, तो ये हो गई भारत में राज्यों का निर्माण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब आप आज देखेंगे तो राज्यों की संख्या कितनी अधिक है। जब तक जम्मू कश्मीर भी था, हम 29 स्टेट्स, 9 केंद्र शासित प्रदेश लेकर बैठे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर जैसे ही राज्य का दर्जा समाप्त हुआ, एक राज्य घट गया, 28 राज्य हो गए। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2 बच गई। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 2 राज्य बढ़ गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश बचकर 9 हो गए। लेकिन हमने देखा कि बाद में गोवा, दमन और दीव और दादर नागर हवेली को मर्ज करके एकमात्र स्टेट बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तब उनकी भी संख्या कितनी बच गई? 8 बच गई। तो अब संख्या क्या हो गई? 28 और 8। तो अब दोस्तों समझते हैं कि आज़ादी के बाद जब न्यायमूर्ति फजल आयोग ने अपनी सिफारिश की, उसके बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 15वां राज्य बना गुजरात, 15वां। अब ये थोड़ा नोट कर लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। 15वां राज्य कौन बना? गुजरात। गुजराती भाषी लोगों ने विद्रोह किया। गुजरात किस भाषा से? कि हमें महाराष्ट्र से अलग करो, हमें गुजरात अलग राज्य बनाओ, जो गुजराती बोलते हैं। महाराष्ट्र वालों में एक बड़ा विवाद मुंबई को लेकर हुआ था। मुंबई भले ही महाराष्ट्र के क्षेत्र में आ जाता है, लेकिन गुजरातियों ने कहा कि गुजरात के व्यापारियों ने मुंबई को इस स्तर तक पहुंचाया है, इसलिए मुंबई किसको मिलनी चाहिए? गुजरात को मिलनी चाहिए। बाकायदा आज मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा है। लेकिन 15वां राज्य कौन बना? गुजरात। किस सन में? 1960 में ये स्थिति हुई थी। 15वां राज्य कौन बन गया दोस्तों? 15वां राज्य गुजरात। अब अलग से अगला राज्य देखते हैं, अगला राज्य कौन बना। एक चीज यहां पर देख लीजिए, दादर और नगर हवेली 1954 तक पुर्तगाल तक का शासन था, 1954 तक दादर नगर हवेली पर। उसके बाद यहां पर भारत संघ का कब्जा हुआ 1961 से, क्योंकि उसके 54 से 61 के बीच में ये अपना शासन खुद चलाते रहे। इसके बाद है गोवा और दमन और दीव। इन जगहों से 1961 में पुर्तगाली वापस गए। कब गए? 1961 में गोवा और दमन दीव से पुर्तगाली वापस गए हैं। 12वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा गोवा को भारत का एक संघ शासित प्रदेश बनाया गया। 12वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा गोवा को भारत का एक संघ शासित प्रदेश बनाया गया, और 1987 में जाकर गोवा को संघ शासित प्रदेश का दर्जा समाप्त करके भारत के 25वें राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अब आइए देखते हैं इस क्रम में कैसे कैसे राज्य बने। ये 15वां राज्य है। 16वां राज्य कौन बनेगा? 16वां राज्य बनेगा नागालैंड। कौन सा राज्य है? नागालैंड। हम सभी जानते हैं किस स्थिति में है ये नागालैंड, किस क्षेत्र में? नॉर्थ ईस्ट में है। 1963 में नागालैंड बना।
असम के कुछ क्षेत्रों को अलग कर त्वेनसांग पहाड़ियां हैं वहां पर, उस क्षेत्र को अलग करके, और नागा लोग काफी बड़े पैमाने पर नागालैंड की मांग कर रहे थे, नागा आंदोलन की मांग कर रहे थे। तो इन क्षेत्रों को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, एक नया राज्य बनाया गया। कौन सा? नागालैंड। 1963 में। कब बनाया गया नागालैंड? 1963 में। भारत का 16वां राज्य बना। 17वां राज्य कौन बनेगा? 17वां राज्य हरियाणा बन गया। हरियाणा कब बना है 17वां राज्य हरियाणा? 17वां राज्य बना है हरियाणा 1966 में। दोस्तों इसी क्रम में हम तमाम राज्य देखेंगे। चलिए, अब ये तो बात का मुद्दा। 1987 में गोवा बना, तमाम चीजें हुई। 1971 में देखेंगे तो आप मणिपुर वगैरह राज्यों को पढ़ेंगे, तमाम राज्य पढ़ेंगे। और आज की स्थिति 2000 में, सन 2000 में 3 और राज्य बने। सबसे पहले बना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तराखंड, फिर जाकर झारखंड। तो ऐसी चीजें हुई हैं। उसके बाद तेलंगाना बना। ठीक है, तो ऐसे हमें चीजों को पढ़ना है, ऐसे हमें चीजों को पढ़ना है। एक और राजवंश के विषय में हमें पढ़ना है। कौन सा? सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम के विषय में क्या है दोस्तों? सिक्किम, यहां पर एक वंश का शासन था जिसे हम कहते हैं चोग्याल। किस वंश का शासन था? चोग्याल वंश का शासन था। सिक्किम में चोग्याल वंश का शासन था। और यहां पर राजशाही बनी हुई थी। ये भारत के संघ का हिस्सा नहीं था, भारत के संघ का हिस्सा नहीं था। लेकिन किया क्या गया, वहां के लोग और सिक्किम कांग्रेस ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी। वहां के लोग भारत के संघ में मिलना चाहते थे। तो 35वां संविधान संशोधन कराया गया। कौन सा? 35वां संविधान संशोधन कराया गया। 35वां संविधान संशोधन कराया गया और इसके द्वारा सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य या एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया 1974 में। लेकिन यह परिकल्पना कुछ आगे बढ़ी, क्योंकि सिर्फ सहयोगी एसोसिएट स्टेट के रूप में बस बात नहीं बनी कि बस इतने से नहीं, सिक्किम, इसके बाद सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया 1975 में। और 1975 में जनमत संग्रह कराने के बाद एक और संविधान संशोधन हुआ, 36वां संविधान संशोधन 1976। और ये संशोधन करने के बाद सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य घोषित किया गया। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य घोषित किया। तो दोस्तों ये क्लियर है। ये सिक्किम के विषय में पूछता है, चोग्याल वंश के बारे में पूछता है। तो ये संविधान संशोधन, आई थिंक दोस्तों ये 1976 ना होकर 1975 होना चाहिए। चलिए, सिक्किम के विषय में आपसे पूछेगा कि सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य बना, तो आप कहेंगे सिक्किम भारत का 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना। चलिए देखते हैं। यहां पर सिक्किम को भारत के संघ का हिस्सा बना लिया गया है दोस्तों। चलिए, ये हमने यहां तक क्लियर कर लिया। अब एक राज्य के बारे में अक्सर पूछता है, ये तो पॉलिटी का, जैसे अगर ये मान लीजिए ये भारत का नक्शा आप यहां पर ड्रॉ करते हैं, ये भारत का नक्शा यहां पर ड्रॉ करते हैं। हम सभी जानते हैं यहां पर तमिलनाडु में एक जगह है जिसे हम क्या कहते हैं? पुडुचेरी। पुडुचेरी। वास्तव में दोस्तों एक बात जान लीजिए, पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। पुडुचेरी बाद में फ्रांसीसियों से आजादी मिली पुडुचेरी को, और ये भारत के संघ का हिस्सा बना संधि के रूप में। पुडुचेरी को फ्रांसीसियों ने भारत को सौंप कर यहां से चले गए। पुडुचेरी के बारे में क्या स्पेशल है कि यह 3 राज्यों में है। 3 राज्यों में 4 जगहों पर है। 3 राज्यों में 4 जगहों पर है। कहां कहां? केरल में माहे, यहां पर केरल है, केरल में माहे, आंध्र प्रदेश में यनम, इसे नोट कर लीजिएगा और मिला लीजिएगा। आंध्र प्रदेश में यनम, तमिलनाडु में पुडुचेरी और कराईकल। तमिलनाडु में पुडुचेरी
और कराईकल। तो दोस्तों ये हमारी आज की ये पूरी क्लास थी जिसमें हमने भारत के संविधान का भाग 1 पढ़ा। भारत के संविधान का भाग 1 पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया है रिव्यू ऑफिसर के एग्जाम का, जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसके संबंध में फॉर्म आ सकता है। कुल 181 इसमें सीट आई हैं, 181 सीट की बात की गई है। अभी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये इतने ही सीटें रह जाएंगी, ये तो बात की बात है, लेकिन 181 सीटों पे अभी आपको काम करना है और आपको निश्चित तौर पर अब अपने आप को तैयार करना होगा, सज्ज करना होगा 181 सीटों के लिए। दोस्तों आप बता सकते हैं कि हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है, अगर इसमें कोई कमी है तो हम इसे सुधार करें। दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। दोस्तों सिटीजनशिप का हम बस क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वहां से हम पूरा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा हम पूरे चैप्टर को अलग से नहीं पढ़ेंगे। वहाँ पर हम बस क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन में ही हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, वहाँ पर मैं आपको चीज़ों को सही प्रकार से समझा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।